तो भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ गया है, एक ऐसा पन्ना जो देश की राजनीति का रुख बदल सकता है। आज हम बात करेंगे इसी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। समझेंगे कि ये ऐतिहासिक कानून आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में ही इस कानून की पूरी भावना छिपी है। ये सिर्फ एक बिल या एक्ट नहीं है, ये सलाम है भारत की आधी आबादी की उस ताकत को जिसे हम नारी शक्ति कहते हैं। हाँ, तो ये अब पक्का हो गया है। 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब ऑफिशियल तौर पर कानून बन चुका है। ये अब सिर्फ कोई वादा या घोषणा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। सोचिए, दशकों का इंतजार, कितनी लंबी बहसें, उसके बाद जाकर ये दिन आया है। इसीलिए इस कानून को देश के लोकतांत्रिक सफर में एक बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। पब्लिक लाइफ में महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ये एक कह सकते हैं मील का पत्थर है। तो सवाल यह है कि आखिर इस ऐतिहासिक एक्ट में है क्या, इसके प्रोविजंस क्या है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि ये इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे बदलने का वादा करता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसका मकसद बस एक है, पॉलिसी मेकिंग, यानी देश के बड़े फैसलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। एक तरह से ये उन दरवाजों को खोलने की कोशिश है जो अब तक देश की बेटियों के लिए पूरी तरह से शायद खुले नहीं थे। और इस कानून का सबसे बड़ा, सबसे अहम हिस्सा है ये नंबर 1/3, 1/3। ये कानून लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करता है। इससे होगा ये कि पॉलिसी मेकिंग में उनकी एक मजबूत और डिसाइसिव यानी निर्णायक प्रेजेंस बनेगी। तो ये रिजर्वेशन लागू कहाँ कहाँ होगा? लोकसभा में, देश की सभी स्टेट असेंबलीज में, और हाँ, दिल्ली की विधानसभा में भी। मतलब साफ है, हर 3 में से 1 सीट अब महिलाओं के लिए होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये सीटें हमेशा के लिए फिक्स नहीं होंगी। हर इलेक्शन के बाद इन्हें रोटेशन के आधार पर बदला जाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इलाकों को महिला प्रतिनिधि मिलने का मौका मिलेगा। अब इतना बड़ा बदलाव हो और राजनीति में इस पर चर्चा न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो चलिए देखते हैं कि देश के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस कानून के बारे में क्या कह रहे हैं। सरकार की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का कहना है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से जो प्रोविजंस हैं उन्हें ही लागू कर रही है, और साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि इस मामले पर पॉलिटिक्स न की जाए। वहीं बीजेपी के एमपी दिनेश शर्मा ने इस बिल को ऐतिहासिक तो कहा, लेकिन उन्होंने इसमें एक अलग पॉलिटिकल एंगल भी देखा। उनके मुताबिक ये विपक्ष के लिए अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का एक मौका है। तो ये बात इस कानून के पीछे जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उस पर भी रोशनी डालती है। जनता दल यूनाइटेड के एमपी संजय झा ने इस कदम का स्वागत किया और इसे जमीनी हकीकत से जोड़ा। उन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया। उनका कहना था कि वहां पंचायतों में महिलाओं को 50% से भी ज्यादा आरक्षण मिला है और इससे विमेन लीडर्स की एक बहुत मजबूत बेस तैयार हुई है। उनके हिसाब से यही मॉडल अब नेशनल लेवल पर भी कामयाब हो सकता है। तो ये तो हुई पॉलिटिकल लीडर्स की बातें। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कानून का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है और देश के फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, ये सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, कितनी सीटें इधर उतनी उधर। असल में ये देश की लगभग 50% आबादी को सीधे गवर्नेंस यानी शासन में हिस्सेदार बनाने की एक कोशिश है। सोचिए, जब महिलाएं पॉलिसी बनाएंगी तो हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर एक नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव आएगा और इसका फायदा पूरे समाज को होगा। और ये कानून सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसमें भविष्य के भारत की नींव भी है। इसे सीधे सीधे भारत के विजन 2047 से जोड़ा जा रहा है, जिसका मकसद है देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। जैसा कि बीजेपी एमपी लक्ष्मी वर्मा ने कहा, यह कदम भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लाखों महिलाएं पॉलिसी मेकिंग की टेबल पर अपनी जगह लेंगी, तो रिप्रेजेंटेशन का ये नया चैप्टर भारत के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को, उसकी तस्वीर को आखिर कैसे बदलेगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।